हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ मांगा वीकली के एक और न्यू एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 31 द सोल्जर ऑफ साइंस। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के कवर पेज के बारे में। तो इस बार जो कवर पेज है वो एक्चुअली में एक मैगजीन का कवर है एंड उसका एक कलर स्प्रेड भी हमें देखने को मिलता है। तो इस कवर पेज में हम देख सकते हैं कि सारे पायरेट क्रूज के राइट हैंड मैन हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि रेलिक, बैकमैन, किंग, काटाकुरी, किलर, मार्को, बेपो, शिरियू, साबो एंड लास्ट में जोरो। यहाँ पर आप एक चीज ये भी नोटिस कर सकते हैं कि जोरो इन सभी कैरेक्टर्स में सबसे आगे बैठा हुआ है और अपनी तलवार को देख रहा है। हो सकता है इससे ओडा सेंसेई ये फोरशैडो करना चाह रहे हो कि आगे चल के जोरो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट राइट हैंड मैन ऑफ ए पायरेट क्रू बनेगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोर्स। सो या दैट वाज इट फॉर दिस कवर पेज। बात करें इस चैप्टर के टाइटल की, चैप्टर नंबर 31 द सोल्जर ऑफ साइंस। तो जब मैंने इस चैप्टर का टाइटल पहली बार पढ़ा तो आई थॉट कि वो एसएसजी वाला जो ग्रुप है वो हमें देखने को मिलेगा। वो ग्रुप जिसे वॉरलॉर्ड्स को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है और माना जाता है कि वो योंकोस की बराबरी कर सकते हैं। एंड आई वाज रियली एक्साइटेड फॉर दैट, बट आफ्टर रीडिंग द चैप्टर ऐसा कुछ भी नहीं था। एक्चुअली सोल्जर ऑफ साइंस का डायरेक्ट मतलब है सांजी से, क्योंकि जेरेमिया 66 का किंगडम सुपर सोल्जर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और अब प्रोबेबली सांजी भी उसी में से एक बनने वाला है। तो सांजी से रिलेटेड इस चैप्टर को डेडिकेट किया गया है एंड इसीलिए इस चैप्टर का टाइटल पड़ा द सोल्जर ऑफ साइंस। तो जैसा कि पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि बिग मॉम वाज टेकन डाउन बाय ट्रफल्गर लॉ एंड किड, बट कोई इतना भी बेवकूफ नहीं है कि वो ये मान ले कि रूकी पायरेट्स के एक बड़े से मूव से आप एक योंको को डिफीट कर सकते हो। तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ इस चैप्टर में। वी ऑल न्यू कि बिग मॉम इज नॉट गोइंग डाउन और बिग मॉम वापस से उठकर खड़ी हो गई। एंड इसके बाद बिग मॉम ने खुद को पावर अप किया। वो पहले से ही हाइट में इतनी बड़ी है और वो और भी ज्यादा अब बड़ी बन चुकी है। सो दैट वाज अ न्यू थिंग जो कि मुझे सोल डेविल फ्रूट का पावर देखने को मिला। इसके अलावा काफी सारे लोगों का इंक्लूडिंग मी CP0 से लेके कुछ पंगा था कि CP0 बस एक जगह बैठ के सब कुछ देख रहे हैं, दे आर नॉट इंटरफियरिंग। बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाउ CP0 इज बिहाइंड रॉबिन। जी हाँ, वर्ल्ड गवर्नमेंट फिर से रॉबिन के पीछे पड़ी हुई है एंड इस बार लूफी CP0 के एलिट मेंबर से रॉबिन को कैसे बचाएगा ये चीज देखने वाली है। इसके अलावा मांगा का जो सेकंड पार्ट था वो पूरा सांजी के ऊपर डेडिकेटेड था और उसको पढ़ने में भी काफी मजा आया कि हाउ सांजी इज डीलिंग विद हिज न्यू पावर्स। तो एक्चुअली में सांजी अपने बड़े भाइयों के जैसा बनता जा रहा है एंड उसने इवन एक लड़की को भी मारकर अधमरा कर दिया। तो इसी से हमें अंदाजा लगता है कि हाउ मच दिस पावर इज टेकिंग टोल ऑन सांजी। नाउ ये चीज सांजी ने भी प्रेडिक्ट कर लिया कि वो अपना ह्यूमन साइड ज्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए उसने जोरो को ये ऑर्डर दे दिया है कि अगर उसकी पर्सनालिटी, उसका ह्यूमन साइड चेंज होता है तो जोरो उसे तुरंत निपटा दे। नाउ मजा तो आया, लेकिन इस चैप्टर में हमें ऐसा कुछ बड़ा इवेंट देखने को नहीं मिला जैसे कि पिछले चैप्टर में हमें अवेकनिंग वगैरह देखने को मिली थी। इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं था। दिस चैप्टर वाज मोर लाइक सेटिंग द स्टोरी फॉरवर्ड। ये स्टोरी को आगे कंटिन्यू कर रहा था एंड मैं आप लोगों से कहूंगा कि इस चैप्टर से आप लोग इतना ही एक्सपेक्ट करो। कोई बहुत बड़ी चीज रिवील होते हुए आपको नहीं दिखेगी या कोई बहुत बड़े बड़े पैनल्स नहीं होंगे इसमें। एक दो पैनल छोड़ दो तो कुछ खास देखने को मिला भी नहीं इस चैप्टर में, बट स्टिल आई एंजॉयड रीडिंग दिस चैप्टर। सो गाइस, अब एक ब्रीफ ओवरव्यू के बाद हम ब्रेक डाउन करते हैं मांगा को सीन बाय सीन में। तो अगर आपने अभी तक ये मांगा नहीं पढ़ी तो इसे जल्दी से पढ़ लो या फिर साइड में खोल लो ताकि आपको वीडियो ठीक से समझ में आ जाए। नाउ सीन नंबर 1, बिग मॉम। तो सीन वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे पिछले चैप्टर में खत्म हुआ था। बिग मॉम को ट्रफल्गर लॉ एंड किड ने मिलकर टेक डाउन कर लिया है एंड बिग मॉम बहुत सारे मलबे के नीचे दबी हुई है। यहाँ पे ट्रफल्गर लॉ किड से उसके अवेकनिंग के बारे में थोड़ा बहुत पूछता है कि तभी मलबे में थोड़ी बहुत हलचल होती है एंड थोड़ी देर बाद वो पूरा कबाड़ वहाँ से उठने लगता है क्योंकि बिग मॉम उस कूड़े से निकल कर बाहर आ रही है। और बाहर निकलते ही वो पूछती है लाइफ और ओशिरुकू। ना आपको पता है बिग मॉम की पावर्स कैसे काम करती हैं। वो ऐसे ही लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछती है और अगर उसका कोई आंसर नहीं देता है फिर डर जाता है तो वो उसके लाइफ फोर्स को बाहर खींच लेती है। और ऐसा ही हुआ भी। वो आसपास के जितने भी काइडो के सोल्जर्स थे उन सभी के सोल्स को उसने बाहर खींच लिया और इन सोल्स का यूज करके किड ने जितने भी मेटल रॉड्स बिग मॉम के ऊपर फेंके थे उन सभी को जिंदा कर दिया। लेकिन बिग मॉम के अकॉर्डिंग इन पावरलेस सोल्जर्स के पास उतनी पावरफुल सोल नहीं है तो इसीलिए वो अपने लाइफ फोर्स का भी 1 साल यूज करती है और ऐसा करने के बाद वो पूरा लाइफ फोर्स खा जाती है। ऐसा करने की वजह से बिग मॉम का पावर बहुत ज्यादा अपग्रेड हो जाता है और उसका साइज और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो ऑलरेडी जाइगेंटिक थी पर नाउ शी इज इवन मोर बिगर। और सिर्फ बिग मॉम ही नहीं, उसके होमीज यानी कि प्रोमेथियस और हेरा, इन दोनों का साइज भी बढ़ जाता है। उसके बाद बिग मॉम बोलती है कि सालों हो गए पर मुझे आज तक किसी ने इतना परेशान नहीं किया। तुम आजकल के लौंडे उतने भी बुरे नहीं हो। ट्रफल्गर लॉ, कैप्टन किड, तुम दोनों और वो लूफी लगता है सीरियस हो हमारी गद्दी लेने के लिए। ब्रिंग इट ऑन। अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि क्या होता है एक एम्परर होना। जिस पर ट्रफल्गर लॉ को रिप्लाई करता है कि मुझे तुम जैसे मॉन्स्टर्स को तो डिफीट करना ही पड़ेगा अगर मुझे ट्रू हिस्ट्री पर से पर्दा हटाना है। और किड उसको
रिप्लाई करता कि बस बहुत हो गया, नाउ वी आर गोइंग ऑल आउट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा, मैं उसे उसके गद्दी पर से फाड़ दूंगा। इसके बाद सीन नंबर 2, इवाटो चेम्बर। नाउ ये वही जगह है जहाँ पे अपू और ड्रेक के बीच में अलायंस की बात हो रही थी, और जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में बोला था अपू और ड्रेक की अलायंस नहीं होने वाली थी, तो उसी से रिलेटेड अपू और ड्रेक के बीच में इस समय आर्ग्यूमेंट हो रहा है। यहाँ पे अपू ड्रेक से बोल रहा है कि यार शांत हो जाओ, तुम कैसे आदमी हो, और अपू ड्रेक के ऊपर अटैक करता है, जिसपे ड्रेक उसको रिप्लाई करता है कि मैं लूफी का एहसान तुम्हें खत्म करके उतारूंगा, और मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे अटैक्स कैसे काम करते हैं। पहली बार देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारे टेक्निक्स रैंडमली स्ट्राइक करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को हिट कर सकते हैं जो कि तुम्हारी आवाज सुनेंगे। इसके बाद अपू उससे बोलता है कि यार तुम चूतिया हो, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे साथ इस समय 3 नंबर्स कैटेगरी के फाइटर हैं, तुम्हारा बचना मुश्किल है। ना इससे पहले वहाँ पे और कुछ होता, यमाटो तुरंत वहाँ पे एंट्री ले लेती है, और इन दोनों को देख के वो भी हैरान है। ना यहाँ पे अपू सोचता है कि यमाटो भी काइडो के अगेंस्ट फाइट कर रही है, तो ड्रेक की जगह क्यों ना मैं यमाटो को साथ में ले लूं। ना अपू कूद के यमाटो की तरफ जाता है और बोलता है कि यमाटो मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा न्यूज है, जिसपे यमाटो बोलती है कि मुझे नहीं जानना वो क्या है, मैंने काइडो का साथ छोड़ दिया है, तो इसीलिए अब मैं तुम्हारे साइड से नहीं हूँ। तो अपू उसको बोलता है कि अब तो पक्का आपको ये चीज सुननी चाहिए, लेकिन तब एक फुगा नाम का नंबर यमाटो को नोटिस करता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं कि यमाटो ड्रेक से क्लैश करती है, और वो उससे बोलती है कि मेरे रास्ते से हटो। यहाँ पे ड्रेक उसको बोलता है कि 1 मिनट रुको यमाटो, मैंने भी काइडो का साथ छोड़ दिया है। जिसके बाद यमाटो ड्रेक को सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं अभी जल्दी में हूँ, ओनिगाशिमा और फ्लावर कैपिटल इस समय बहुत खतरे में है। लेकिन तभी वो फुगा नाम का नंबर यमाटो के पीछे पीछे दौड़ने लगता है, और इस चीज से अपू भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अपू को एक्चुअली में यमाटो को अपने साइड में करना था। ना अपू बाकी बचे दोनों नंबर्स को लेके यमाटो के पीछे जाना चाहता है, लेकिन ड्रेक वहीं पे है, और वो अपू से कहता है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे। नाउ सीन नंबर 3, सेकंड फ्लोर, CP0 वर्सेस रॉबिन। नाउ यहाँ पर रॉबिन और ब्रुक को बचाने के लिए सभी लोग उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ताकि वो दोनों CP0 से बचकर भाग पाएं। नाउ ब्रुक रॉबिन को लेके वहां से नीचे कूद जाता है, और रॉबिन को याद आता है कि उसने इन दोनों CP0 के मेंबर्स को ड्रेस रोजा में देखा था, लेकिन वो इस समय यहाँ पे क्या कर रहे हैं। रॉबिन ये भी बताती है कि एकदम एलीट ऑफ द CP0 में भी ये मास्क एजेंट्स जो हैं उनका अपना एक अलग ही लीग है। और यहाँ पे रॉबिन ने हमें थोड़ा थोड़ा CP0 के बारे में बताने की कोशिश की है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि CP0 वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स हैं गवर्नमेंट एजेंट्स के, लेकिन CP0 के अंदर ये जो मास्क वाले सोल्जर्स हैं, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ सोल्जर्स के पास मास्क है, वाइल रॉब, लूची एंड काको ये सब मास्क यूज नहीं करते। तो रॉबिन के अकॉर्डिंग ये जो मास्क एजेंट्स हैं ये नॉर्मल एजेंट से और भी ज्यादा पावरफुल हैं, एंड दैट ब्रिंग्स अप अ कंफ्यूजन कि कौन ज्यादा पावरफुल है, रॉब लूची या फिर ये मास्क वाला एजेंट। यहाँ पर हर कोई सांजी को सुना रहा है, क्योंकि उसने एक लड़की को मार मार के बेहोश कर दिया, और इसीलिए वहाँ की सारी लड़कियों ने उसे मारकर वहाँ से भगा दिया। सांजी भी काफी टेंशन में आ जाता है और सोच में पड़ जाता है कि ये सही नहीं है, एक लेडी को हर्ट करना ये चीज मैं कभी नहीं कर सकता। और उसे अपने भाइयों का सीन याद आता है, जब उसके भाइयों ने मिलकर एक मेड को इतना पीटा था कि वो बेहोश हो गई थी। ना यहीं पे आप इसी पैनल में ये नोटिस कर सकते हैं कि सांजी के लेफ्ट आईब्राउ का जो स्वेल था उसका साइड चेंज हो चुका है। अभी तक सांजी के आईब्राउज रिप्रेजेंट कर रहे थे 69, जो कि एक सेक्सुअल नंबर है एंड काइंड ऑफ सांजी के ऊपर सूट करता था, बट अभी वो चेंज हो चुका है एंड नाउ उसके आईब्राउज रिप्रेजेंट करेंगे 66, इसका मतलब है जर्मा 66। अभी सांजी सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे क्वीन की एंट्री होती है, एंड क्वीन इज लाइक मुहा, कहाँ भाग गए थे तुम जेरमा के चौधे, तुम्हें पता नहीं कि प्लेजर हॉल बंद हो चुका है। लेकिन सांजी अपने बॉडी को इस समय नॉर्मली फील कर रहा है, तो उसे ऐसा लग रहा है कि शायद ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, और उसे याद आता है कि उस लड़की के साथ क्या हुआ जिसको उसने मार के अधमरा कर दिया। तो एक्चुअली में सांजी वहाँ क्वीन से बचकर भाग ही रहा था, लेकिन तभी उसके रास्ते में एक गेशा आ जाती है जो कि फ्लावर कैपिटल से थी। वो उससे भीख मांगती है और बोलती है कि मेरा काइडो से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग मुझे जबरदस्ती पकड़कर यहाँ ले आए हैं, प्लीज मुझे हर्ट मत करना। और नेक्स्ट थिंग सांजी को बस यही याद है कि वो लड़की नीचे गिर गई थी, उसे बहुत ज्यादा चोट लगा था और बेहोश हो गई थी, और उस लड़की के चेहरे पे इतना भयंकर 12 बजा था जो कि सांजी ने भी कभी नहीं देखा होगा। नौ सांजी अभी भी अपने स्टेट को प्रोसेस कर रहा है, उसका दिमाग अभी भी जगह पे नहीं है, और वो सोच रहा है कि लूफी तुम्हें मेरा कौन सा साइड चाहिए। मेरे ह्यूमन साइड की वजह से मैं हमेशा यूजलेस रहता हूँ फीमेल एनिमीज के लिए, लेकिन एज अ सोल्जर ऑफ साइंस मैं तुम्हारे लिए किसी को भी खत्म कर सकता हूँ, तुम्हें बस ऑर्डर देना पड़ेगा। क्वीन जैसे बीस्ट को भी फाड़ना मेरे लिए बहुत आसान होगा। आखिर पायरेट किंग को अपने बगल में किस टाइप का क्रूमेट चाहिए मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया है
और तभी हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं कि सांजी ने अपना जेरमा का सूट निकाल लिया है और क्वीन ये चीज देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि फाइनली सांजी जेरमा वाला टेक्नोलॉजी यूज करने जा रहा है। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट पैनल में हमें सांजी एक अजीब सी चीज रिवील करता है कि उसके जो डोरमेंट पावर थी, जो एबिलिटीज उसको अभी अभी मिली हैं, वो उसके बॉडी से इस वजह से बाहर आई हैं क्योंकि उसने इस सूट को एक बार यूज किया था। लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके बाद हम एक बड़े से स्प्रेड में देखते हैं कि सांजी ने जेरमा का सूट डिस्ट्रॉय कर दिया है और इस चीज को देख के क्वीन बिल्कुल पागल ही हो गया क्योंकि उसको ऑब्वियसली जेरमा की पावर देखनी थी। और सांजी यहाँ पर खुद से बोलता है कि मैं खुद को नहीं खोने वाला एंड मैं कभी भी जेरमा की तरफ नहीं बिलोंग करूंगा। फेयरवेल जेरमा एंड फेयरवेल वुमेन्स बाथ। इस फाइट को एंड करने का तरीका मैं खुद ही खोज लूंगा। एंड इसके बाद सांजी अपने ट्रांसपॉन्डर स्नेल से फोन लगाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जोरो वर्सेस किंग को, जहाँ पे जोरो इस समय किंग से फाइट कर रहा है। तभी जोरो के कपड़ों में एक ट्रांसपॉन्डर स्नेल का कॉल आता है और वो सोचता है कि आखिर ये स्नेल कहाँ से आया। जोरो उस कॉल को पिकअप करता है और सांजी उसको बताता है कि मैंने धीरे से ये स्नेल तुम्हारे कपड़ों में डाल दिया था। ऑब्वियसली जोरो फाइट के बीच में है तो वो सांजी की आवाज सुन के एकदम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जल्दी बताओ क्या काम है तुम्हें, तुम मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो। तो सांजी उसको बोलता है कि हाँ बता रहा हूँ, चुपचाप सुनते जाओ। हम बीस्ट पायरेट्स को खत्म कर देंगे और सब कुछ होने के बाद अगर मैं वो सांजी नहीं रहा जिसको तुम लोग जानते हो तो मेरे भाई जोरो तुम मुझे उसी वक्त वहाँ पे खत्म कर दोगे। ना जोरो ये चीज सुन के बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बड़बड़ कर रहे हो बट डेफिनेटली मैं तुम्हें काटना पसंद करूंगा। अब जब मुझे तुम्हें काटने का चांस मिल रहा है तो बेटर यही होगा कि तुम तब तक जिंदा रहो जब तक मैं तुम्हें मार नहीं डालता। जिसपे सांजी उसको बोलता है आरिगातो और वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं कि सांजी अचानक से क्वीन के सामने से गायब हो गया और क्वीन ये देख के हैरान हो गया और पूछ रहा है कि कहाँ गायब हो गए तुम, क्या ये तुम्हारे बाप का कोई और नया एक्सपेरिमेंट है। ना ऑलरेडी हम सभी को पता है कि सांजी अपने बाप का नाम सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसके ऊपर चिल्लाता है कि आग में घी डालना बंद करो, मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब है। एंड इसके बाद नेक्स्ट पैनल हेल मेमोरीज और क्वीन सांजी का किक खा के बहुत दूर जाके गिरता है और इसी के साथ मांगा खत्म। नाउ मांगा खत्म बट मेरी वीडियो नहीं। सो गाइज फाइनली सांजी, वो सांजी जिसे आप सब लोग हमेशा से चाहते थे, आपको वो देखने को मिल रहा है। नाउ सांजी ने एक किक से वो कर दिया जो अभी तक सिर्फ मार्को ने ही किया है, यानी कि काइडो के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रूमेट को इतना जोर से किक किया है कि वो दूर जाके गिर रहा है। एंड ये कोई मजाक की बात नहीं है। अगर हम ये चीज भी थोड़ा साइड में कर दें कि क्वीन वन ऑफ द मोस्ट करेंटली पावरफुल पायरेट्स में भी आता है, फिर भी सांजी ने एक बहुत बड़े से डायनासोर को किक किया है। एंड यहाँ पे हम कोई नॉर्मल डायनासोर नहीं, दिस इज ब्राचिनोसोरस जिसका वेट टन्स में होता है, उसको सांजी ने किक करके हवा में उड़ा दिया। सो सच में सांजी इज रियली पावरफुल राइट नाउ। एंड आपने एक चीज ये भी नोटिस किया होगा कि सांजी जब भी अपनी एबिलिटीज को यूज करता है तो उसके पैर में आग लगी होती है, बट इस बार उसके पूरे बॉडी से आग बाहर निकल रही थी। तो मे भी शायद जर्मा 66 वाला जो एक्सपेरिमेंट सांजी के ऊपर हुआ है, शायद वो भी ये चीज एक्सप्लेन कर पाए कि आखिर सांजी की एबिलिटीज में फायर क्यों दिखती है। यानी कि जब भी सांजी डिएबल जंप एक्टिवेट करता है तो आपने देखा होगा कि उसके पैर से आग बाहर निकलने लगती है। तो हो सकता है हमें इस चीज का भी सीक्रेट पता चल जाए या फिर शायद इज वन ऑफ द वियर्ड पावर्स ऑफ वन पीस। ऑल्सो गाइस यहाँ पे सांजी के डायलॉग में भी एक चीज नोटिस करने वाली है। तो यहाँ पे सांजी का जो डायलॉग है वो है स्टॉप स्टोकिंग, आई एम ऑलरेडी व्हाइट हॉट। सो गाइस यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज ये है कि अलग अलग कलर के फ्लेम्स अलग अलग हीट लेवल्स को स्पेसिफाई करते हैं, जिसमें डेजलिंग व्हाइट हॉटेस्ट होता है और इसका टेम्परेचर अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। तो यहाँ से मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ये शायद अभी तक का सांजी का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूव भी हो सकता है। एंड नो वंडर कि क्वीन इतना दूर जाके गिर रहा है। बट स्टिल सांजी को इस लेवल पे देख के मुझे काफी अच्छा लग रहा है, जहाँ पे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि लूफी काइडो से फाइट करेगा, जोरो किंग से एंड इसी तरह से सांजी क्वीन से। तो इस समय वही हो रहा है। टॉप 3 ऑफ द स्ट्रॉ हेड पायरेट्स इस समय टॉप 3 ऑफ द बीस्ट पायरेट्स से फाइट कर रहे हैं एंड दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। मुझे देखना है कि आखिर सांजी किस तरह से क्वीन को डिफीट करता है। नाउ नेक्स्ट वीक क्योंकि ब्रेक नहीं है तो शायद हमें सांजी के ऊपर थोड़ी और लाइमलाइट देखने को मिले। एंड गाइस इसी के साथ एंड ऑफ रिव्यू ऑफ चैप्टर मतन 31 द सोल्जर ऑफ साइंस। सो गाइस ये थी मेरी वीडियो ऑन रिव्यू ऑफ चैप्टर मतन 31 द सोल्जर ऑफ साइंस। आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर देना। कमेंट करके मुझे बताया कि आपको सांजी के न्यू एबिलिटीज के बारे में क्या लगता है। ऑल्दो ये जोरो जैसे बैडएस देखने में तो नहीं लगते हैं बट स्टिल दे आर समथिंग एंड मुझे इस पे आपका ओपिनियन जानना है। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोग के साथ जो कि वन पीस देखते हैं और जो लोग नहीं देखते हैं उनके साथ भी शेयर कर देना। एंड डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप ऐसे और मस्त वन पीस कंटेंट को एंजॉय कर पाएं। सो गाइस अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी और भी कई सारी वन पीस के वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।